Okay, so this is the lecture number 3, numerical of lecture. Sorry, this is the lecture number 4 basically, and this one is sorry. Let us take the first problem. What is the first problem? First problem in this one, this is the in an air standard Brayton cycle, the minimum and maximum temperature are 300 Kelvin and 1200 Kelvin respectively. The pressure ratio is that which maximize the net work developed by the cycle per unit mass of the air flow. Calculate the compressor and turbine work each in kilojoule per kilogram air and thermal efficiency of the cycle. ये इतनी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है. सो व्हाट इज द गिवन डेटा? गिवन डेटा इज द मिनिमम टेम्परेचर इन द साइकिल. बेसिकली आप अगर समझोगे इसको तो आप ये देखिए टीएस डायग्राम है, इसमें मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर इज 1. दिस इज द एयर टेम्परेचर, दिस इज अ 300 Kelvin and maximum possible temperature is T3, this is the 1200 Kelvin. Is that clear? Only two things are given in that problem. Okay, so how to move in this one? In this one, this is the condition. The pressure ratio is that which maximize the net work developed by the cycle per unit mass of the airflow. So जो मैंने आपको एक प्रूफ कराया था कि what is the condition of maximum work done. So this is the pressure ratio, और वो pressure ratio कितना होता है? This is the pressure ratio. This one is the T max upon T min to the power gamma upon 2 times gamma minus 1. ये आपने प्रूफ किया है पहले. आपने जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसमें आपने मैक्सिमम वर्क डन के लिए जो कंडीशन फाइंड आउट की थी वो कंडीशन ये है. इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आया? तो मैक्सिमम टेम्परेचर आपके पास है 1200 Kelvin और मिनिमम टेम्परेचर आपके पास है 300 Kelvin. सो गामा वैल्यू इज 1.4. ये बाई डिफॉल्ट आपको पता होना चाहिए कि गामा वैल्यू इफ गामा वैल्यू इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, ध्यान से सुनिएगा, गामा वैल्यू इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, देन यू कंसीडर गामा इज इक्वल टू 1.4 बिकॉज गामा इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर्स. सो बेसिकली अगर आपको क्वेश्चंस में गामा की कोई और वैल्यू आपको देता है, गामा की वैल्यू 1.4 रूम टेम्परेचर पर होती है, अगर कोई और वैल्यू देता है तो आपको फिर वो वैल्यू कंसीडर करनी है. नहीं कुछ भी दिया हुआ है तो आप गामा की वैल्यू 1.4 कंसीडर करेंगे. इज दैट क्लियर? सो सिंपल है, गामा की वैल्यू 1.4, T3 की वैल्यू 1200 Kelvin. और ध्यान रखिएगा डिग्री सेंटीग्रेड, अच्छा ये डिविजन्स में तो आप रख सकते हैं, लेकिन इसके कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा कि कोशिश करिएगा कि आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करके रखें, क्योंकि आप एयर को आइडियल गैस एज्यूम कर चुके हैं और आइडियल गैस एज्यूम करके ही आप इस तरह के जो फॉर्म्स जनरेट करते हैं, तो इसलिए आप केल्विन में रखेंगे तो गलती होने के चांसेस 0 हो जाएंगे. देखिए डिवीजन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सब्सट्रैक्शन कर रहे होंगे, एडिशन कर रहे होंगे, वहाँ पर दिक्कत आएगी. इसलिए आप टेम्परेचर्स को केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद करिए. गामा की वैल्यू 1.4. सो जो आपका प्रेशर रेशियो आ रहा है, दिस इज द 11.3. दिस इज द ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो विच प्रोवाइड द मैक्सिमम वर्क आउटपुट. So the pressure ratio is simple. This is P2 by P1. This is 11.3. अब मैं प्रोसेस कंसीडर करता हूँ, क्योंकि हमको क्या कंसीडर करना है? कैलकुलेट द कंप्रेसर एंड टरबाइन वर्क. तो कंप्रेसर और टरबाइन वर्क के लिए हमको T2 का टेम्परेचर और 4 टेम्परेचर पता होना चाहिए. तो दिस इज T2 by T1 बिकॉज दिस इज द आइसोट्रोपिक प्रोसेस. T2 by T1 इज इक्वल टू P2 by P1 टू द पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1. सो यू नो द T1 वैल्यू, सो इजिली यू इवेलुएट द T2 वैल्यू. सो T2 वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस T2 इज इक्वल टू 600.21 Kelvin. इज दैट क्लियर? ओके. So once you get the T2 value, easily you calculate the work required for the compressor. The work required for the compressor is simple. WC is equal to H2 minus H1. Rather से H2 minus H1 की जगह आप इसको CP T2 minus T1 भी लिख सकते हैं, because जो M है वो मास ऑफ एयर है, वो पर किलोग्राम बेसिस पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पर किलोग्राम बेसिस पे मास ऑफ एयर इज कंसीडर्ड एज 1. सिमिलरली मैं प्रोसेस 3 to 4 जो प्रोसेस है टरबाइन का एक्सपेंशन वर्क है, इस प्रोसेस के लिए यहाँ जो आपको दिख रहा है 3 to 4 प्रोसेस, ये आपका एक्सपेंशन वर्क है. तो 3 to 4 प्रोसेस आप ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कंसीडर करेंगे, तो अगर वहाँ पर भी यही चीज़ सेम लिख सकते हैं. दिस इज T3 by T4 इज इक्वल टू P3 by P4 एंड P3 इज इक्वल टू, ये चीज़ यहाँ पर लिखी है, P3 इज इक्वल टू P2 एंड P4 इज इक्वल टू P1. So this one is P2 by P1 to the power gamma minus 1 upon gamma.
So similarly, you easily evaluate the value of T4. So the T4 value is 599.79 because the T3 value is 1200 Kelvin and P2 by P1 is equal to 11.3 and gamma value is 1.4. So easily you evaluate the T4 value. So you have now all state points temperatures. So what is the heat supplied for this, because you need to calculate the thermal efficiency also. So what is the heat supplied? This is a 2 to 3 process, simple Cp T3 minus T2. This is a 602.79. कंप्रेसर वर्क सिमिलरली Cp T2 minus T1 जैसे मैंने आपको बताया. So this one is 301.7. Now the question is how to use this 1.005. Clear? See the sum of values you need to remember. Clear? Because gamma value is not given in the problem, Cp value is not given in the problem, so this is not an incomplete data. Here it's this implies that कि आपको ये गामा और ये वैल्यू आपको जनरल आपको पता होनी चाहिए. तो Cp वैल्यू इज 1.005 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन. यूनिट याद रखिएगा 1.005 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन. इज दैट क्लियर? एंड गामा वैल्यू इज 1.4 फॉर स्टैंडर्ड. और ये वैल्यू हम पुट करके यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे. तो कंप्रेसर वर्क आपका आ गया, टर्बाइन वर्क Cp T3 माइनस T4, H3 माइनस H4 आपको मालूम है. H3 को मैं Cp में कैसे कन्वर्ट करता हूँ मैं थियरी में आपको बता चुका हूँ. So this is the turbine work 603.21. So you need to calculate the net work. This is the Wt minus Wc and divided by the heat supplied. So it gives the 0.5002. That means it's a 50.02% thermal efficiency. Clear? Okay. Let us move for the second problem. The second problem is a gas turbine unit receives a gas turbine unit receives air at 1 bar 300 Kelvin and compresses it adiabatically to 6.2 bar. क्या है? एक गैस टर्बाइन है, वो मास ऑफ एयर जो रिसीव कर रही है, इट्स अ यूनिट. किस टेम्परेचर पर, किस प्रेशर पर? 1 बार एंड 300 केल्विन पर. और उसको कंप्रेस कहाँ तक कर रही है एडियाबेटिकली? 6.2 बार तक. That means P1 is equal to 1 bar and P2 is equal to 6.2 bar. That means pressure ratio is 6.2 for this question. The compressor efficiency. देखिए ये जो compressor efficiency दी है, that is the isentropic efficiency of the compressor. Compressor efficiency is 88%. Clear? Compressor efficiency is 88%. The fuel has a heating value of 44,186 kilojoule per kilogram. And the fuel air ratio is 0.017 kilogram fuel per kilogram of air. The turbine internal efficiency is 90%. Again, this one is the isentropic efficiency of the turbine. This is the 90%. Calculate the work of the turbine and compressor per kilogram of air compressed and thermal efficiency. तो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? वर्क ऑफ टर्बाइन कैलकुलेट करना है, कंप्रेसर का वर्क ऑफ कैलकुलेट करना है, और आपको कैलकुलेट करना है थर्मल इफिशियंसी फॉर प्रोडक्ट्स. अब ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन लेने के पीछे मेरा पर्पस ये था कि यहाँ पर एक तो आपको आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी दी है, तो उसका क्या यूज़ होगा, आपके कैलकुलेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा. दूसरा आपको यहाँ पर देखिए For products of combustion, Cp is equal to 1.147 किलोजूल पर किलोग्राम एंड गामा इज इक्वल टू 1.33. जो मैंने पहले क्वेश्चन में आपसे कहा था कि गामा वैल्यू इज 1.4. क्लियर? लेकिन आपको अगर गामा की वैल्यू कुछ अलग दी जाती है तो फिर आप वही गामा यूज करेंगे. जैसे यहाँ पर आपको गामा की वैल्यू 1.33 दी है. दूसरा Cp की जो वैल्यू दी है प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन, याद करिए जो साइकिल थी उसमें आपका जो कंबस्शन चैम्बर लगा था, बिफोर कंबस्शन इट्स अ नॉर्मल एयर, दिस इज अ 1.005 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन, देयर इज नो इशू. बट आफ्टर कंबस्शन जो प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है उसकी वैल्यू 1.147 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन हो जाती है. चूंकि ये एक्चुअल साइकिल है. क्यों एक्चुअल साइकिल है? क्योंकि आप देखिए चाहे वो कंप्रेसर का वर्क हो चाहे वो टर्बाइन का वर्क हो, दोनों आइसेंट्रोपिक नहीं है. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर इसलिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं कंसीडर की गई है. लेकिन मान लिया अगर आपको आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी कंप्रेसर की और टरबाइन की दी हुई है और स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी जाती है, तो आप क्या एज्यूम करके करेंगे कि स्पेसिफिक हीट थ्रू आउट द साइकिल इज यूनिफॉर्म एंड दिस वैल्यू इज 1.005 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन.
ये बात ध्यान से समझ लीजिए और इसको आगे क्वेश्चंस में आपको करना भी होगा। तो जो हमारे पास गिवन डेटा है दैट इज अ P1 इज इक्वल टू 1 बार, P2 इज इक्वल टू P3 6.2 बार, फ्यूल एयर रेशियो इज 0.0017, T1 इज इक्वल टू 300 केल्विन, कंप्रेसर इफिशियंसी, टर्बाइन इफिशियंसी, ये चीज़ें दी हुई। नाउ this is the TS diagram for this question 1 to 2 3 to 4 there is a simple cycle open cycle है, ठीक। लेकिन आपको जैसे ही कंप्रेसर इफिशियंसी देता है दैट मीन्स इट्स एक्चुअल प्रोसेस 1 to 2 डैश। सिमिलरली जैसे आपको टर्बाइन इफिशियंसी देता है वैसे ये एक्चुअल प्रोसेस होगा, दिस इज 3 to 4 डैश। नाउ हमारा जो कंसर्न है, जो हम कैलकुलेशन में साइकिल कंसीडर करेंगे, वो साइकिल कौन सी होगी? वो साइकिल आपकी होगी 1 to 2 डैश 3 4 डैश। क्लियर? आपकी साइकिल ये होगी, ना कि 2 और 4 स्टेट पॉइंट्स आपको कंसीडर करना। इज दैट क्लियर? चलिए, फॉर प्रोसेस 1 to 2 T2 by T1 is equal to P2 by P1 गामा माइनस 1 अपॉन गामा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो यू नीड टू कैलकुलेट द T2 वैल्यू। आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। P2 by P1 यू नो द वैल्यू, दिस इज द 6.2 बार, गामा वैल्यू इज 1.33, so you easily evaluate T2 value and this T2 value comes, this is 505.26. is that clear? ये बात समझ में आ गई? ओके, नाउ नीड टू कैलकुलेट द 2 डैश। क्लियर? T2 डैश पे क्या टेम्परेचर होगा ये हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो T2 डैश पे वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी ये कैलकुलेट करने के लिए वी यूज द आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट। सो व्हाट इज द आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी? सिमिलर, इसको बिल्कुल भी इसमें आपको कुछ भी समझना, जब बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आप केवल ये डिस्टेंसेस देखिए, कौन सी डिस्टेंस बड़ी है और कौन सी डिस्टेंस छोटी है। सो आप देखेंगे जो एक्चुअल वाला प्रोसेस है कंप्रेसर का वो स्मॉलर है एंड जो आपका आइडियल प्रोसेस है वो स्मॉलर है और जो एक्चुअल प्रोसेस है वो बिगर है। सो दिस वन इज T2, that is the H2 minus H1 upon H2 dash minus H1, but you write the CP value T2 minus T1 upon T2 dash minus T1. So easily you evaluate this thing and CP value automatically ऊपर नीचे से cross हो जाएगी। So in this one you know the value of T1, you know the value of T2, so only the T2 dash is unknown for you because compressor efficiency 88%, so easily you get the T2 dash value. So what is the T2 dash value? T2 dash value is 533.25 Kelvin. Is that clear? So now we need to calculate the point number 3, state point 3, that is the after combustion and before entry of turbine, what is the temperature? So how to calculate this thing? You have the calorific value. So what is the heat addition in that one? Heat addition in that one is equal to H3 minus H2 dash. ध्यान रखिएगा, H3 minus H2 dash, या आप कह सकते हैं इसको that is the CP जो आफ्टर कंबशन है, CP आफ्टर कंबशन मल्टीप्लाइड बाई T3 माइनस CP बिफोर कंबशन मल्टीप्लाइड बाई T2 डैश। इज दैट क्लियर? मैं वैसा ही कुछ करने जा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए मैंने क्या किया, heat added is equal to ये होगा and simply it is equivalent to the mass of fuel multiplied by its heating value। तो मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो आप अगर साइकिल समझेंगे तो MA किलोग्राम कंप्रेसर में आया और जब वो कंबशन चैम्बर के अंदर गया तो उसमें MF ऐड हुआ, बाहर जो निकला दिस इज द MA प्लस MF। वाई वी आर कंसिडरिंग these things? Because this is not a Brighton, this is not an ideal cycle, this is not following the air standard cycle. Here we are following the actual process. So in an actual process this is a MA plus MF, mass of substance is not uniform in that one. So this is the MA plus MF after combustion, CP after combustion multiplied by T3। ये बात समझ में आ गया? बिफोर कंबशन क्या था, मास ऑफ एयर सिंपली थी, CP ऑफ एयर था, मल्टीप्लाइड बाई T2 डैश हो गया। इज दैट क्लियर? तो आप इस पूरी एक्सप्रेशन में देखेंगे यू हैव द T2 डैश वैल्यू, यू हैव द MA वैल्यू, यू हैव द CP एयर वैल्यू, यू हैव द CP कंबशन वैल्यू, you have the MA upon MF value. So easily you get the T3. How? See here one thing is given, fuel air ratio. Fuel air ratio बोले तो that is the MF upon MA is equal to 0.017. So if you divide this expression by MA, what do you get? MF upon MA multiplied by heating value कितनी है? 44,000। इसको मैंने क्या किया, इस पूरी एक्सप्रेशन को यहाँ से ये MA कर दिया, MA, और इस पूरी एक्सप्रेशन को भी MA से डिवाइड कर दिया। दिस इज द MA।
एम ए, दोनों को एम ए से डिवाइड कर दिया, तो दिस इज द एम एफ अपान एम ए। हीटिंग वैल्यू कितनी है, दिस वन इज 44,186 किलो जूल पर किलोग्राम, एंड दिस वन इज MA upon MA. This is a 1 plus MF upon MA multiplied by CP, this one, and this is the simple CP air into T2 dash. T2 dash value is 533.25. Is that clear? CP combustion आप use कर सकते हैं. This value is given how much? This is the, sorry, this one is 1.147 kilojoule per kilogram Kelvin. You get this thing? So you put all those values, you get the T3 value. So what do you get the T3 value? You put all those value, MF upon MA is a 0.017 and this. So after do the mathematics, you get the value of T3. This is the 1103.37 Kelvin. Clear? So now you have the one value, you have the two dash value, you have the 3 value. Now you need to calculate the 4 dash value. So how to calculate the 4 dash value? Again, we are using the concept of isentropic efficiency in the turbine. Clear? So let us take the efficiency of turbine for process 3 to 4. T4 upon T3 is equal to P4 by P3, n minus 1 upon n, and here the n is equal to 1.33. Why we are considering n minus 1 upon n? Because it's not a actual, it's not a isentropic process. ये मैंने polytropic process में आपको ये चीज़ सिखाई है कि आप जब आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस नहीं कंसीडर करते हैं तो वो आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो जाता है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में ये चीज़ आप यहाँ पर यूज़ करके T4 की वैल्यू आप इवेल्युएट कर सकते हैं। दिस T4 इज इक्वल टू 701.64 केल्विन। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द T4 डैश एक्चुअल टेम्परेचर कितना आपको आफ्टर एक्सपेंशन मिल रहा है। सो इट्स दिस थिंग इज इवेल्युएटेड वेरी सिंपली बाय से this one. Again here the concept is very simple. This is the actual heat drop, this is the ideal heat drop, and this one is the actual heat drop. Here the actual heat drop is less as compared to the ideal heat drop. Is that clear? So यही concept मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो देखिए यही कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई किया है। सो T3 minus T4 dash is the actual heat drop divided by the T3 minus T4. This is the ideal heat drop. So easily you get the value of T4 dash from that expression. So clear? So this is the turbine efficiency. So you get the T4 dash. This is the actual temperature, 741.81 Kelvin. Now compressor work आपको कैलकुलेट करना है। सो कंप्रेसर वर्क अब यहाँ पर जितने भी स्टेट पॉइंट्स हैं वो स्टेट पॉइंट्स आपके एक्चुअल वाले ही कंसीडर किए जाएंगे। तो कंप्रेसर वर्क दिस इज CP एयर मल्टीप्लाइड बाई T2 डैश माइनस T1। आप जो पीछे मैंने TS डायग्राम बनाया था उससे आप समझ सकते हैं। कंप्रेसर वर्क बहुत आसानी से यहाँ कैलकुलेट करके आप लिख लेंगे, बिकॉज CP बिफोर कंबस्शन इज 1.005 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द टर्बाइन वर्क। अब टर्बाइन वर्क जब आप देखोगे तो टर्बाइन में जो फ्लूइड आ रहा है, जो आपका सब्सटेंस आ रहा है वो आफ्टर कंबस्शन आ रहा है। So after combustion, this value is CP combustion multiplied by T3 minus T4 dash. Now here there is a possibility कि आप एक क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं कि सर इसमें आपने जो मास ऑफ एयर कंसीडर किया था वो तो चलिए 1 किलोग्राम ऑफ एयर में आपने कंसीडर कर लिया, लेकिन यहाँ पर तो ये MA प्लस MF होना चाहिए, MA प्लस MF होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो MA प्लस MF होना चाहिए। ऑफ कोर्स आप सही बोल रहे हैं, MA प्लस MF होना चाहिए यहाँ पर। अगर मैं इसको पर किलोग्राम बेसिस पे कैलकुलेट करूँ, पर किलोग्राम आप एयर में कैलकुलेट करूँ तो ये कितना हो जाएगा, MF अपान MA। क्लियर? ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1। सो MF अपान MA इन द प्रॉब्लम इट इज गिवन एट 0.017। क्लियर? 0.017। सो दिस इज द 1.017 is MA plus MF. So it need to multiplied over here. Clear? You need to multiply it over here for correct solution. But this value is very less, so you can neglect it also. Clear? So this is your call. You use this thing or you neglect this thing. So here if you want to neglect it, you just consider that because this quantity is very less, so we are neglecting for the further calculation. Is that clear? So now this one is CP combustion after combustion. This is a 1.147. C here 1.005, here is this value is 1.147 multiplied by this is the T3 value and this is the T4 dash value. So easily you get the value of turbine work. This is a
414.71 kilojoule per kilogram of air and per kilogram of fuel also. So what is the net work? This is the WT minus WC. This is 180.29 kilojoule per kilogram of air. Now heat supplied. How to calculate the heat supplied over here? Heat supplied is simple. That is the मास जो आपने कैलकुलेट किया है, जो आपका mf अपान ma था, वो हीट सप्लाइड हो जाएगा, बिकॉज पर किलोग्राम बेसिस पे कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाइड बाई इट्स कैलोरीफिक वैल्यू. तो कैलोरीफिक वैल्यू आपको मैं पहले बता चुका हूँ. तो दिस वन इज 44,186. तो नो, यहाँ पर फिर एक आपका क्वेश्चन हो सकता है कि दिस थिंग इज इवेलुएटेड बाई दिस वन इज simple, that is CP and this is T3 minus T2 dash. this one, इसको थोड़ा सा करेक्टेड फॉर्म में लिखते हैं. तो T3 के पास कौन सी वैल्यू है? CP मल्टीप्लाइड बाई T3. ये वैल्यू है आफ्टर कंबस्शन, एंड दिस इज CP बिफोर कंबस्शन. दिस इज T2 dash. क्लियर? एंड for this one is Ma plus MF, Ma plus MF, Ma plus MF, and here it is multiplied by simply Ma here. So for per kilogram you just divide the Ma and put the value. This is the 1.017 multiplied by 1.147 multiplied by T3 value minus this is the 1 kilogram and CP's value is 1.005 and T2 dash value is given 533.25. So इसका जो आंसर आएगा और जो ये आंसर आ रहा, दोनों सेम आने चाहिए, क्योंकि आपने पहले भी देखा है MF इंटू CV आपने किया एंड दिस इक्विवेलेंट टू दिस वन. सो आपका ये कैलकुलेशन ज़्यादा हो रहा था, इसलिए इस कैलकुलेशन को कुछ इस तरह से किया गया है. आप उस तरह से भी कर सकते हैं, इसमें दोनों तरीके हैं. So thermal efficiency you can calculate easily by the net work divided by the heat supplied. So simply this one is a 24%. I think this is the much about your the problem. Now मैं एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, सेम मैं बुक से लेके उसको कंसीडर कर रहा हूँ. देखिए इस प्रॉब्लम को समझिए. से फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ गैस टर्बाइन in which मैं पूरा प्रॉब्लम आपको दिखा रहा हूँ. आप समझिए इस प्रॉब्लम को, आप समझिए. See, this one is this is the intercooling problem. Clear? This is the intercooling problem. So this is the combustion compressor 1, compressor 2, multi-stage compression हो रहा है, and this is the turbine. Simple intercooling problem. Clear? तो इंटरकूलिंग प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या उसमें इंटरकूलर लिखा होगा. नहीं, प्रोसेस बताया गया होगा आपको कि इस कंबस्शन के बाद एक इंटरकूलर लगाया गया, फिर दूसरे कंप्रेसर में भेजा गया, फिर उसको कंबस्शन चैम्बर में भेजा गया, फिर टरबाइन में भेजा गया. तो बेसिकली आपको TS डायग्राम बनाना आना चाहिए. तो इंटरकूलिंग का TS डायग्राम आपको पता है. दिस इज द 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6. अब आपको अगर कंप्रेसर की इफिशियंसीज दी हुई हैं, जैसे यहाँ पर द आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी ऑफ बोथ कंप्रेसर इज 0.85. तो अगर कंप्रेसर इफिशियंसीज आपको दी हुई हैं, दैट मीन्स क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है, आपसे सोल्यूशन इस तरह से चाहिए कि आप उसमें एक्चुअल प्रोसेस कंसीडर करें. सिमिलरली टरबाइन में भी देखिए आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी दिया हुआ है, दैट मीन्स आप हर प्रोसेस पॉलीट्रोपिक प्रोसेस एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं, केवल आपको समझाना है कि कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना. जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो यहाँ पर वैल्यू दी हुई हैं कि T5 आपको मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर 1200 केल्विन दिया हुआ है, T1 आपको जो है इनलेट का 300 केल्विन दिया हुआ है. प्रेशर रेशियोज जो दिए हुए हैं, दैट इज़ द P2 by P1 इज इक्वल टू P4 by P3. दैट मीन्स प्रेशर रेशियो इंटरमीडिएट स्टेजेस में इक्वल है, R1 इज इक्वल टू R2. ये बात समझ में आया? R1 इज इक्वल टू R2 है. एंड T3 वैल्यू कौन सी है कि आपको क्वेश्चन में बताया गया कि जो सेकंड कंप्रेसर का इनलेट टेम्परेचर है वो कितना है? 300 केल्विन. एंड आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर्स 0.85 एंड आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इज 0.9. इज दैट क्लियर? एंड दिस P2 by P1 इज इक्वल टू P4 by P3. ये यहाँ पर भी लागू हो रहा है. एंड P4 by P3 इज इक्वल टू P2 by P1. ये R1 इंटू R2 इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर रेशियो. ये प्रूफ आपने किया था, ठीक है, उसी को यूज़ किया है यहाँ पर फर्दर. अब मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे पहला काम आपको गैस टरबाइन के क्वेश्चंस में करना होता है हर एक स्टेट पॉइंट के टेम्परेचर को कैलकुलेट करना.
तो पहले तो जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के बेसिस पे आप आइडियल टेम्परेचर्स जरूर कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे 1 to 2 प्रोसेस एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो यहाँ से आपको T2 की वैल्यू मिल जाएगी। अगर T1 की वैल्यू आपको पता है तो T2/T1 की वैल्यू से आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिमिलरली आपका 3 to 4 प्रोसेस है, 3 to 4 प्रोसेस में 4 नंबर का आपका जो है पॉइंट उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज 3 पॉइंट की वैल्यू आपको पता है। सो आपको उसके बाद जब 2 की वैल्यू और 4 की वैल्यू मिल गई तो आप कंप्रेसर की इफिशियंसी लगा के 2' और 4' की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली आप 5 to 6 प्रोसेस, जो 5 to 6 प्रोसेस आपको ये दिख रहा है, इस 5 to 6 प्रोसेस में दिस वन इज अ 5 to 6 प्रोसेस। ये प्रोसेस जो दिख रहा है दिस इज द आइडियल प्रोसेस। सो यहाँ पर भी देखिए आप 5 to 6 प्रोसेस में भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। 5 to 6 प्रोसेस, see this one is a 5 to 6 process, T5/T6 is equal to this one P4/P1। तो यहाँ से T6 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की बिकॉज T5 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है। ओके, तो इतनी बात समझ में आई। इसके बाद आप यहाँ पर कंप्रेसर की इफिशियंसी और टरबाइन की इफिशियंसी का यूज़ करके कैसे, जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे मान लिया कंप्रेसर इफिशियंसी आपको दी हुई है, कंप्रेसर इफिशियंसी, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस वन इज स्मॉलर वन, सी दिस इज द स्मॉलर वन, तो आप स्मॉलर वन की वैल्यू पहले लिखेंगे। दिस वन इज T2 minus T1 is divided by T2 dash minus T1। सो देखिए T2 वैल्यू पता है, T1 वैल्यू पता है, कंप्रेसर इफिशियंसी पता है, तो T2 डैश वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर 4 डैश वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप कंप्रेसर वर्क निकाल रहे होंगे, ध्यान रखिएगा, कंप्रेसर वर्क जब आप निकाल रहे होंगे तो कंप्रेसर वर्क में जो आपको वैल्यू रखनी है वो वैल्यू कौन से, CP यूनिफॉर्म है 1.05 हो जाएगा, गामा की वैल्यू 1.4 है, तो दिस इज द T2 डैश माइनस T1, दिस इज द ब्रैकेट, प्लस दूसरा कौन सा हो जाएगा, दिस इज द T4 डैश minus this is T1। you get that? So you have the value of compressor in that one. Similarly for turbine also you need to calculate the 6 dash point, and for calculation of turbine this is the CP T5 minus T6 dash। you get my point? कि अगर आपको इफिशियंसीज दे दी जाती हैं, आइसेंट्रोपिक इफिशियंसीज दे दी जाती हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस समय पर आप प्रोसेस आइडियल नहीं एज्यूम कर सकते हैं। क्लियर? तो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि आप आइडियल नहीं एज्यूम कर सकते, तो बिफोर कंबशन और आफ्टर कंबशन दोनों के CP वैल्यू अलग अलग थी, तो क्या यहाँ पर भी कंसीडर करेंगे? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में CP की वैल्यू के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, इसलिए आप CP की वैल्यू को यूनिफॉर्म मारते हुए कैलकुलेट करेंगे। आप लिख देंगे एजम्पशन में, वी आर एज्यूमिंग द थ्रू आउट द साइकिल स्पेसिफिक हीट इज कॉन्स्टेंट एंड मास इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स बिफोर कंबशन इट इज MA and after combustion it is also MA। MF mass of fuel is negligible for this question until or unless की क्वेश्चन में आपको एयर फ्यूल रेशियो ना दिया गया। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसको आप समझिए और आपके इसके क्वेश्चंस करिए तो आपको क्वेश्चंस और आसानी से समझ में आएंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नाउ आई एम जस्ट होल्ड ऑन, just complete this video। so आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा, आपको और समझ में आएगा।